10 ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अंदर से तोड़ा। इस सूची में एक ऐसा नेता है जिसने सिर्फ एक सवाल पूछा और पूरा एक राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गया। एक ऐसा नेता जिसे खुद कांग्रेस ने निकाला और उसी ने असली कांग्रेस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और एक ऐसा नेता जिसके पिता ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई और जब बेटे ने एक मांग रखी तो कांग्रेस ने नहीं कह दिया। उस एक नहीं की कीमत आज भी कांग्रेस चुका रही है। ये सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं है, ये उस पार्टी की कहानी है जिसने अपने ही लोगों को दूर धकेला और हर बार जब उसने ऐसा किया उसने अपना एक और टुकड़ा खो दिया। नंबर 10 एस.एम. कृष्णा। 46 साल। इतने सालों तक एक इंसान किसी पार्टी के लिए जीता है तो उसकी रगों में उस पार्टी का खून दौड़ने लगता है। एस.एम. कृष्णा ने 1971 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उस वक्त इंदिरा गांधी का जादू पूरे देश पर चढ़ा हुआ था। कृष्णा एक साधारण नेता नहीं थे, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री बने, महाराष्ट्र के राज्यपाल बने, यानी कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया था। लेकिन जनवरी 2017 में 84 साल की उम्र में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, कांग्रेस को अब जनता से जुड़े नेताओं की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ मैनेजर चाहिए। बस 46 साल का साथ एक वक्त में खत्म। अब असली बात सुनो। कृष्णा कर्नाटक में बोक्कालिगा समुदाय के सबसे बड़े नेता थे। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर बोक्कालिगा समुदाय का सीधा असर है। जब कृष्णा कांग्रेस में थे तब इन सीटों पर कांग्रेस की एक पकड़ थी। उनके जाते ही वो पकड़ ढीली पड़ गई और वो गए भी कहाँ, सीधे भाजपा में, अमित शाह के सामने बैठकर। 46 साल की वफादारी का यही अंजाम था। लेकिन जो अगले नेता हैं नंबर 9 पर, उन्होंने तो 5 दशक कांग्रेस को दिए और जाते वक्त एक ऐसी चिट्ठी लिखी जिसने पूरे देश को हिला दिया। नंबर 9 गुलाम नबी आज़ाद। 5 दशक 50 साल। इतना लंबा वक्त होता है कि एक इंसान पैदा हो, जवान हो और खुद अपने बच्चों को बड़ा होते देखे। गुलाम नबी आज़ाद ने 1973 में कांग्रेस की राजनीति शुरू की थी। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता बने। उन्हें पार्टी का असली आदमी माना जाता था, जो सबको साथ लेकर चलता है, जो बात करके काम निकालता है। लेकिन 26 अगस्त 2022 को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी कोई साधारण इस्तीफा नहीं था। 5 पन्नों में उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने पार्टी के सारे तजुर्बेदार नेताओं को किनारे कर दिया है। उन्होंने लिखा कि अब पार्टी में बड़े फैसले कोई अनुभवी नेता नहीं बल्कि राहुल गांधी के सेक्रेटरी और चापलूस लेते हैं। ये शब्द उन्हीं के थे। अब जरा सोचो, जो आदमी 50 साल तक पार्टी का वफादार रहा, उसने इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की। यहाँ एक बात और जानना जरूरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। आज़ाद अकेले नहीं थे। 2020 में उन्होंने और 22 दूसरे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी थी जिसे G23 पत्र कहते हैं। उस चिट्ठी में मांग थी कि पार्टी में सुधार हो, असली चुनाव हो, नेताओं को इज्जत मिले। कांग्रेस ने उस चिट्ठी को भी नजरअंदाज कर दिया। जब 50 साल की वफादारी को भी नजरअंदाज किया जाए तो इंसान टूट जाता है। आज़ाद का जम्मू कश्मीर में जो असर था वो कांग्रेस के साथ नहीं रहा। एक पूरा राज्य जहां कांग्रेस फिर से जमीन बनाने की कोशिश कर रही थी, उसमें बड़ा झटका लगा। लेकिन नंबर 8 पर जो नेता है, उसने कांग्रेस को सिर्फ एक राज्य नहीं खोने दिया, उसने पूरी कांग्रेस सरकार को अपने घर में ही जमीन दोज कर दिया। नंबर 8 नारायण राणे। एक वादा, बस एक वादा, हम तुम्हें 6 महीने में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाएंगे। नारायण राणे ने 2005 में शिवसेना छोड़ी थी। बाल ठाकरे से उनकी ठन गई थी। कांग्रेस ने उन्हें खुले हाथों से बुलाया और साथ में वो वादा भी किया। राणे कोंकण के धुरंधर नेता थे। समुद्र किनारे की वो पट्टी जहां राणे कहें वहां वोट जाता था। कांग्रेस को उनकी जरूरत थी और राणे को कांग्रेस की। लेकिन 6 महीने बीते, फिर 6 साल बीते, फिर 12 साल बीते, वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। राणे ने इस दौरान कई बार कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। हर बार उन्हें जल्द ही का आश्वासन मिला। एक बार तो वो इतने करीब पहुंच गए कि खुद उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था और फिर ऊपर से फैसला बदल गया। 12 साल के इंतजार के बाद सितंबर 2017 में नारायण राणे ने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस को दिया बहुत कुछ लेकिन पाया कुछ नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत कंकड़ पट्टी बची थी वो भी उनके साथ खिसक गई। वैसे एक बात और, राणे से पहले शिवसेना ने भी यही किया था। तो राणे के साथ दो पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। इस हिसाब से राणे एक ऐसे नेता हैं जिन्हें हर पार्टी ने इस्तेमाल करके छोड़ा। मगर नंबर 7 पर जो नेता है वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने वो कुर्सी छोड़कर अपनी ही पार्टी को तबाह कर दिया। नंबर 7 कैप्टन अमरिंदर सिंह, पटियाला के महाराजा। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी। अमरिंदर सिंह सच में पटियाला के शाही घराने से थे। फौज में अफसर रहे, इंदिरा गांधी के साथ स्कूल गए थे और 2017 में उन्होंने कांग्रेस को पंजाब में जीत दिलाई, पूरे बहुमत से 77 सीटें। लेकिन 2021 में कांग्रेस ने एक ऐसा काम किया, नवजोत सिंह सिद्धू को
पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। वही सिद्धू जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख से गले मिले थे, जो अमरिंदर सिंह की हर बात पर ऐतराज करते थे, जो टीवी पर बैठकर अपने ही मुख्यमंत्री को कोसते थे। अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, ये आदमी पंजाब के लिए खतरनाक है। जवाब नहीं मिला और फिर सितंबर 2021 में वो हुआ जो पंजाब की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ था। एक बैठे बैठाए मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया अपनी मर्जी से, अपनी ही पार्टी से नाराज होकर। उन्होंने बाद में कहा, मुझे आधी रात को षड्यंत्र करके हटाया गया। पंजाब में 2022 के चुनाव आए। कांग्रेस जो 2017 में 77 सीटें जीती थी, सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की कोई जमीन नहीं थी, वहां आपने 92 सीटें जीत ली। एक सेवारत मुख्यमंत्री का चले जाना, यही वो जलजला था जिसने पंजाब में कांग्रेस की नींव हिला दी। अब यहाँ एक बात जो शायद तुम नहीं जानते, अमरिंदर सिंह 1984 में भी एक बार कांग्रेस छोड़ चुके थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में। यानी यह उनका दूसरा जाना था। पहली बार उन्हें कांग्रेस ने वापस मना लिया था, दूसरी बार कांग्रेस के पास मनाने की ताकत ही नहीं बची थी। नंबर 6 पर जो नेता है, उसने तो सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरे पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। नंबर 6, हेमंता बिस्वा शर्मा। 2014 का वो दिन याद करो जब हेमंता बिस्वा शर्मा असम के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री थे। पार्टी का पूरा काम उन्हीं के कंधों पर था। चुनाव हो, संगठन हो या सरकारी काम, हेमंता के बिना पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन उस साल हेमंता ने तरुण गोगोई से एक मांग की, मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी चाहिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका चाहिए। गोगोई ने मना कर दिया। बस यही एक पल था जिसने असम की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। हेमंता ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में चले गए। अब सुनो असली कहानी। हेमंता को असम की हर विधानसभा सीट पता थी, हर जिले का हर नेता जानता था, हर जाति का, हर समुदाय का, हर इलाके का हिसाब उनके दिमाग में था। वो असम कांग्रेस के दिमाग थे और जब दिमाग ही दुश्मन के खेमे में चला जाए तो क्या होगा। 2016 के असम चुनाव में भाजपा ने पहली बार असम जीता और जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ था हेमंता का। असम में कांग्रेस जो 15 साल से सत्ता में थी, वो एक झटके में बाहर हो गई। 2021 में भाजपा फिर जीती और इस बार हेमंता को मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस नेता को कांग्रेस ने बड़ा होने से रोका, आज वो उसी राज्य में सबसे बड़े नेता हैं। और पूर्वोत्तर की बात करें तो हेमंता सिर्फ असम तक नहीं रुके, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन राज्यों में भी उन्होंने भाजपा की जमीन तैयार करने में मदद की। यानी एक इंसान जिसे कांग्रेस ने रोका, उसने पूरे पूर्वोत्तर से कांग्रेस को खदेड़ दिया। नंबर 5, ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक दोस्ती, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों एक ही पीढ़ी के, दोनों राजनीतिक घरानों से, दोनों को कांग्रेस का भविष्य माना जाता था। जब राहुल गांधी किसी राज्य के दौरे पर जाते थे, सिंधिया साथ होते थे। जब कांग्रेस को युवा चेहरा दिखाना होता था, सिंधिया आगे होते थे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल का पूरा इलाका, लाखों वोट सिंधिया की एक आवाज पर चलते थे। 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश जीता, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और सिंधिया को कुछ नहीं मिला। 15 महीने तक सिंधिया इंतजार करते रहे। प्रदेश अध्यक्ष का पद मांगा, नहीं मिला। केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मांगी, नहीं मिली। उनके समय तक विधायक मंत्री बनाए जाने का इंतजार करते रहे, वो भी नहीं हुआ। और फिर मार्च 2022 में वो हुआ जो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल की तरह आया। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ 22 कांग्रेसी विधायक भी थे। 22 विधायक एक झटके में। कमलनाथ सरकार के पास बहुमत था 114 का। जब 22 विधायक गए, सरकार अल्पमत में आ गई। 23 मार्च 2020 को कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब वो बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सिंधिया ने जाने से पहले राहुल गांधी से आखिरी बार बात की थी। उस मुलाकात में क्या हुआ, यह कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन जो नेता राहुल गांधी का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था, वो उस मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद भाजपा में था। दोस्ती टूटी, सरकार टूटी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूटी। लेकिन नंबर 4 पर जो नेता है, उसने तो कोई सरकार नहीं गिराई, उसने पूरा एक राज्य हमेशा के लिए कांग्रेस से छीन लिया और वो राज्य आज भी वापस नहीं आया। नंबर 4, ममता बनर्जी। 1984 का वो चुनाव याद करो। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। उस लहर में एक 29 साल की लड़की ने जादवपुर सीट से वामपंथ के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया। वो लड़की थी ममता बनर्जी। कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया, रेल मंत्री बनाया, युवा कांग्रेस की अध्यक्षता दी, आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का एक पुराना रुख था। दिल्ली की आलाकमान हर बात में दखल देती थी। बंगाल के नेताओं को खुद फैसले लेने का हक नहीं था। ममता को यह मंजूर नहीं था। 1997 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई।
अब वो बात जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। जब ममता ने पार्टी बनाई तब बहुत कम लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया। कांग्रेस के नेताओं ने हंसते हुए कहा, अकेली औरत क्या करेगी। 34 साल से पश्चिम बंगाल में वामपंथ की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता रेल मंत्री बनी, कांग्रेस की दुश्मन बनकर। उन्होंने अकेले दम पर बंगाल में वामपंथ से लड़ाई लड़ी और 2011 में 34 साल की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। पश्चिम बंगाल में आज कांग्रेस की क्या हालत है। 294 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 2021 में सिर्फ 5 सीटें थीं। 5 सीटें। जिस राज्य में कभी कांग्रेस की जड़ें थीं, आज वहां ममता की तृणमूल कांग्रेस है, भाजपा है, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बची। जो अकेली औरत थी उसने पूरा बंगाल कांग्रेस से छीन लिया हमेशा के लिए। लेकिन नंबर 3 पर जो नेता है उसने एक सवाल पूछा, बस एक सवाल, और उस एक सवाल ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। नंबर 3, शरद पवार। 1999 का वो दिन सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन चुकी थी। लोकसभा चुनाव सिर पर थे। शरद पवार महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक। उन्होंने एक सवाल उठाया, क्या एक विदेश में जन्मी महिला भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है। बस यही वो सवाल था। कांग्रेस ने तुरंत कार्रवाई की। शरद पवार को पार्टी से निकाल दिया, पीए संगमा और तारिक अनवर को भी, और इन तीनों ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। अब वो बात जो बहुत दिलचस्प है, शरद पवार वो नेता है जिन्हें कांग्रेस ने निकाला, लेकिन उसके बाद भी पवार ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस राकांपा की सरकारें चली। केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में पवार कृषि मंत्री रहे, यानी जिसे निकाला उसी के साथ सरकार भी चलाई। लेकिन असली नुकसान यह था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अब कभी अकेले बहुमत नहीं पा सकती। पवार ने महाराष्ट्र की एक बड़ी आबादी मराठा वोट अपने साथ ले लिया और वो वोट आज तक वापस नहीं आया। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस आज अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती। एक सवाल की इतनी बड़ी कीमत। लेकिन नंबर 2 पर जो है, उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्हें पार्टी ने खुद निकाला, लेकिन निकालने के बाद उन्होंने जो किया, इससे असली कांग्रेस हमेशा के लिए मर गई। नंबर 2, इंदिरा गांधी। 1969 कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। 84 साल पुरानी पार्टी। उस पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने एक फैसला किया, इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दो। इंदिरा गांधी जो उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थीं, यानी एक पार्टी ने अपने ही प्रधानमंत्री को निकाल दिया। कारण था, इंदिरा गांधी ने पार्टी की बात नहीं मानी। उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ जाकर बीबी गिरी को समर्थन दिया। पार्टी के बड़े नेता जिन्हें सिंडिकेट कहते थे, कामराज, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, ये सब चाहते थे कि इंदिरा उनके इशारे पर चले। इंदिरा नहीं चली और जब उन्हें निकाला गया तो 705 में से 446 कांग्रेस सदस्य इंदिरा के साथ चले गए। पुरानी कांग्रेस के पास सिर्फ 65 सांसद बचे। अब वो बात जो सबसे चौंकाने वाली है, जो कांग्रेस आज है वो इंदिरा वाली नई कांग्रेस है। असली पुरानी कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, वो 1969 में व्यावहारिक रूप से खत्म हो गई। मोरारजी देसाई की कांग्रेस बाद में जनता पार्टी में मिल गई। यानी आज जो लोग कांग्रेस को 135 साल पुरानी पार्टी कहते हैं, वो आधा सच है। असली पुरानी पार्टी तो 1969 में ही मर चुकी थी। इंदिरा ने कांग्रेस नहीं तोड़ी, उन्होंने पुरानी कांग्रेस की जगह एक नई कांग्रेस बना दी और उस नई कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में रखा। लेकिन इस पूरी सूची में नंबर 1 पर जो नेता है, उसकी कहानी सबसे अलग है। उनके पिता ने कांग्रेस के लिए जान लगा दी। उसी पिता की मौत के बाद बेटे ने कांग्रेस से सिर्फ एक चीज मांगी, और जब कांग्रेस ने मना किया तो उसने पूरा राज्य कांग्रेस से छीन लिया हमेशा के लिए। नंबर 1, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। 2 सितंबर 2009 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का नल्लामला के जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था और फिर वो हेलीकॉप्टर जंगल में गिर गया। पूरा आंध्र प्रदेश सदमे में था। राजशेखर रेड्डी, जिन्हें वाई.एस.आर कहते थे, वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे, वो आंध्र के लोगों के लिए एक भावना थे। उनकी मौत की खबर सुनकर सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली। सैकड़ों लोग सदमे से बीमार पड़ गए। उनका बेटा जगन, जो उस वक्त कड़वा से सांसद था, सोनिया गांधी के पास गया। उसने एक मांग रखी, मेरे पिता ने आंध्र में कांग्रेस को 2 बार सत्ता दिलाई, उनकी विरासत को सम्मान दो, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। सोनिया गांधी ने मना कर दिया। अब यहाँ रुककर सोचो, वाई.एस.आर. ने आंध्र में कांग्रेस के लिए क्या किया था। 2004 में जब पूरे देश में कांग्रेस कमजोर थी, तब आंध्र में 29 में से 29 सीटें कांग्रेस को मिली थी। यानी मनमोहन सिंह की सरकार बनाने में आंध्र का सबसे बड़ा हाथ था, और वो हाथ वाई.एस.आर. का था। उस वाई.एस.आर. के बेटे को उसी पार्टी ने जवाब दिया नहीं। जगन ने नवंबर 2010 में कांग्रेस छोड़ी, अपनी कड़वा सीट से इस्तीफा दिया और वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी बनाई अपने पिता के नाम पर। अब वो बात जो सबसे चौंकाने वाली है, 2012 में जब उपचुनाव हुए, जगन की पार्टी ने 18 में से 15 सीटें जीत लीं। कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों की उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं।
यानी वो जमीन जो कांग्रेस की थी एक ही झटके में जगन की हो गई। 2019 में जगन ने 175 में से 151 सीटें जीतकर आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा किया। वही कुर्सी जो कांग्रेस ने देने से मना कर दिया था। आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, शून्य। एक पूरा राज्य जहां से कभी 29 में से 29 सीटें आती थीं, आज वहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं।